अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। पाकिस्तान में कहा जाता है कि जब भी किसी मसले को कालीन के नीचे बस अंडर द रग उसको फारिग करना हो, ख़त्म करना हो तो कमेटी बना दें उसके ऊपर। और ये तारीख है, ये देखा है हमने। मतलब कमेटी बन गई, कमीशन बन गया है, वो करते रहते हैं, अपना खेलते रहते हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, होता कुछ नहीं है उसके बाद। यही मामला कुछ गंदम स्कैंडल के हवाले से भी चल रहा है। ये अलग अपनी जगह पे एक ट्रेजेडी है, एक बहुत बड़ी, जो करोड़ों किसानों के साथ हो रही है, वो अपनी जगह पे है। दूसरी तरफ वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया और उन्होंने कहा जनाब एक कमेटी बनाते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने अपने छोटे भाई पे नोटिस ले लिया, उन्होंने कहा कि आप आके मुझे बताएं। फिर उसके बाद इजलास वगैरह हुए, कुछ दस्तावेज भी सामने आई हैं जो इंक्वायरी की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसके अंदर से वो उनके आंसर्स अभी भी मिसिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। बट कल नवाज शरीफ साहब बताएंगे किसानों से गंदम अभी तक किसी ने नहीं खरीदी। अच्छा, यहाँ पे जो बताया गया कि जनाब वज़ीर आज़म साहब और नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत इस मेगा स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ किसी भी सियासी असर की या किसी भी असर की परवाह किए बगैर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करे। क्या ये कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि जिनके बारे में जिनका नाम लिया जा रहा है वो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, साबिक़ निगरान वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म है। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने खुद वोट भी दिया हुआ है उनको सेनेटर बनवाने के लिए। अच्छा, जो रिपोर्ट सामने आई है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उसमें वो ये बताया गया कि जनाब जो समरी मूव हुई थी इंपोर्ट करने की, वो शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर हुई। अलबत्ता वो खरीदने की उस वक्त मंजूरी नहीं थी, समरी की मंजूरी नहीं दी गई थी, मूव ज़रूर हुई थी। उसके बाद ये मामला ECC में आया, निगरान सेटअप बन गया और उस निगरान सेटअप के अंदर पहले ये कहा गया कि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP जो है वो इंपोर्ट करे। उन्होंने सरकारी तौर पे इंपोर्ट हो जाए, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको फिलहाल कहा गया कि इजाज़त नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि आगे से बिड कोई नहीं आई। 2 दफ़ा की हमने टेंडर्स किए, 2 दफ़ा, लेकिन बिड कोई नहीं आई। तो उसके बाद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं इंपोर्ट की, यानी हुकूमत ने नहीं की, प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट कर ली और करोड़ों नहीं अरबों का माल बनाया। जो इस वक्त फ्लावर मिल एसोसिएशन वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो इस वक्त किसान इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग PMLN के सीनियर रहनुमा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पर नहीं लगा रहे, वो इल्ज़ाम ये भी लगा रहे हैं कि जो निगरान वज़ीर आला थे साबिक़, उन्होंने पैसे बनाए। हनीफ अब्बासी साहब का इल्ज़ाम है, उनका ये क्लेम है। अच्छा, हुआ ये कि तलब तो किया जाना चाहिए था फिर जिन पर इल्ज़ाम आ रहा है कि जनाब निगरान सेटअप में पंजाब में मोहसिन नकवी साहब थे, विफाक में काकड़ साहब थे, तो उनको कोई बुलाए तलब करे। लेकिन अच्छा, ये भी मामला नहीं हुआ। वही जो मैं पहले कह रहा था, कोई मसला आपने सिर्फ उलझाना हो तो कमेटी बना दी जाती है। मामला ये हुआ कि सरबराह जो है कमेटी के, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने फिर ये बताया, वजाहती बयान उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा कि जो कमेटी इंक्वायरी कर रही है कि ये गंदम इंपोर्ट किसने की थी, जब पाकिस्तान के अंदर सरप्लस गंदम मौजूद थी, जब यहाँ पे हार्वेस्ट सीजन था, अनवारुल हक काकड़ साहब और मोहसिन नकवी को अलबत्ता तलब नहीं किया गया। तो फिर और क्या करना है, उसमें से क्या निकलना है, खुदा ही बेहतर जानते हैं। और फिर ये भी है कि मुबैना स्कैंडल 50 करोड़ रुपए से जायद है। नैब की जो अमेंडमेंट हो गई है उसमें नैब केस खोला जा सकता है, लेकिन वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने अंग्रेज़ी अखबार डॉन से बात करते हुए, डॉन में ये स्टोरी भी आई, उनका वर्जन वहाँ पे आया कि उन्होंने कहा कि नहीं, ना FIA इसकी इंक्वायरी करेगी, ना नैब इसकी इंक्वायरी करेगी। तो मेरे साथ जो गेस्ट्स हैं मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूँ और फिर बाकायदा को स्टार्ट करते हैं। सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू सलमान साहब, आपने वक्त दिया। मुजाहिद बरेलवी साहब विया वीडियो लिंक हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, और खालिद बाट साहब किसान रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ विया वीडियो लिंक है। सलमान आबिद साहब, आई स्टार्ट विद यू। मैं जो अभी बात कर रहा था, ना आप नैब और FIA में लेकर जाना चाहते हैं मामला, ना आपने जिनके ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम है और हुकूमत के अपने सीनियर लोग भी लगा रहे हैं और बाकी हर तरफ से भी इल्ज़ाम आ रहे हैं, ना उनको कमेटी ने बुलाया है। सवालात तो वहीं के वहीं रह गए कि ये गंदम की शॉर्टेज कैलकुलेट किसने की थी। वो कहते हैं गिरती आलमी कीमतों की वजह से इंपोर्ट किया, तो क्या उनको नहीं था पता कि हमारे पास सरप्लस मौजूद है? एंड द लिस्ट गोज ऑन। देखिए बाजवा साहब, आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दिया है, और जवाब ये है कि इसका कुछ नहीं बनेगा। और चौधरी शुजात का जो फार्मूला है मट्टी पाओ, वो उसमें वो कामयाब फार्मूला है, कौमी फार्मूला है, और इस पर सबका इत्तफाक है। बिल्कुल ठीक। ये जो इस वक्त एक स्कैंडल की जो सूरत हाल उभरी है ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम बहुत सी बातें नहीं कर सकते। ये सारी पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, एक दूसरे पे पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए, एक दूसरे के मुकाबले में अपने पॉलिटिकल कार्ड ज़्यादा बेहतर तरीके से खेलने के लिए। आप पाकिस्तान बीच में किसान रगड़ा जाए। और अब आप देखिए ना, गवर्नेंस का क्राइसिस, मैं बार बार कहता हूँ कि पहले 16 माह की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत,
फिर उसके बाद निगरान हुकूमत, और उसके बाद 8 फरवरी में के नतीजे में बनने वाली 9 फरवरी वाली हुकूमत। इन तीनों जमातों को, इन तीनों हुकूमतों को अगर आप देखें तो एक दूसरे की एक्सटेंशन है। यही 3 लोग जो हैं, जो सरफराज बुख्ती साहब वजीर दाखिला थे उस वक्त, वो आज वजीर आला बलोचिस्तान है। अनवार काकड़ साहब सेनेटर बन चुके हैं, अब कहा जा रहा है कि वो वजीर खारजा के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है वो माशाल्लाह पीसीबी के भी चेयरमैन हैं, और साथ साथ वजीर दाखिला भी हैं। वजीर खारजा के उम्मीदवार हो सकते हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उनकी वहाँ पे खारजा मिनिस्ट्री में एंट्री रोकने के लिए भी ये वक्ती तौर पर निकाला एक दूसरे को करने के लिए। अब उसमें पीपल्स पार्टी भी आ गई है। पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि अब वो शायद वजारतों का हिस्सा और हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। तो बिलावल भुट्टो साहब भी एक उम्मीदवार आ जाएंगे वजीर खारजा के तौर पर। ये सारा क्यों हो रहा है? ये सारी जो गिमिक्स हो रही हैं, बुनियादी तौर पर ये पावर कॉरिडोर की लड़ाई है। और पावर कॉरिडोर की लड़ाई में आम आदमी का मसला, किसान का मसला, मजदूरों का मसला, किसने करप्शन की है, किसने करप्शन नहीं की है, कौन इसका जिम्मेदार था, कौन इसका जिम्मेदार नहीं है, किसको अकाउंटेबल करना है, किसको अकाउंटेबल नहीं करना, इसकी हमने एक कमेटी डाल दी है। और कमेटी के डालने पे आपने जैसे खुद एक जुमला बड़ा शानदार कहा, नवाज शरीफ साहब ने जनाब जो है ना फौरी तौर पे सोमोटो लिया है और अपने भाई को बुला लिया है। उन्होंने किसी और को बुला लिया है, उन्होंने किसी और को बुला लिया, उन्होंने किसी और को बुला लिया है। यानी एक अजीब व गरीब मखमसा पाकिस्तान की हुक्मरानी के निज़ाम का अगर आपने देखना हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं, उसमें हमारी हुकूमत भी शामिल है। और ये जो बेशुमार जो लोग इसमें ताकत के मराकज़ के अंदर आते हैं, वो सब उस खेल का हिस्सा है। तो इसलिए मुझे ज़ाती तौर पर लगता है, इससे पहले भी कई संगीन किस्म के क्राइसिस आए, संगीन किस्म के स्कैंडल्स आए, संगीन किस्म की बदनवानी करप्शन के मामलात आए। हमें ऐसे लगता था जैसे कोई वाकई अकाउंटेबिलिटी होने वाली है। उसके बाद जब देखते हैं नतीजा 0/0, और वही जिन लोगों के खिलाफ एहतसाब होना चाहिए वही लोग हुकूमत में आ जाएं, वही लोग वजारतों का हिस्सा बन जाएं, वही लोगों को आप जो है जायज़ नाजायज़ तरीके से सियासी निज़ाम का हिस्सा बना दें, तो फिर जब इस तरह का कार्ड खेलना है तो फिर क्या निकालेंगे भाई आप इससे? और ये जो किसानों का जो कत्ले आम हम इस वक्त कर रहे हैं, यानी आप अंदाज़ा लगाइए ना, इस सारे फैसले में कहीं किसी ने किसानों को ऑन बोर्ड लिया क्या? उनसे मुशावरत ली? और अगर आपने किसी से ली तो क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कौन से किसानों ने बैठ के आपसे कहा कि जनाब हम आपके साथ सऊदीया गए तो वो जाने से पहले कह के गए कि मैंने पास्को को कह दिया कि वो 5 लाख मीट्रिक टन किसानों से खरीद लें। वो जूं की तूं सूरत हाल, कल भी उन्होंने एक खिताब किया, उसमें उन्होंने बताया बम्पर क्रॉप होगी। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो शहबाज शरीफ साहब की तो हालत ये है, आज उन्होंने माशाल्लाह ये कहा है कि हम भारत की ऐसी तैसी कर देंगे और भारत की मईशत का जनाजा निकाल देंगे। वो कौन होता है? यानी अंदाज़ा लगाइए कि आप कहाँ खड़े हैं और किस किस्म की गुफ्तगू आप कर रहे हैं उस मईशत के बारे में जो इस वक्त जनूबी एशिया के अंदर एक उभरती हुई मईशत है, उसके बारे में हम कह रहे हैं। और आपकी हालत ये है कि आप कशकोल लेके खड़े हुए हैं, $1 अरब जो है वो लोगों से मांगते फिर रहे हैं। हालत तो सर ये तो सफ़र तो हम सभी कर रहे हैं उससे बहरहाल, लेकिन करोड़ों किसान जो कि बैकबोन पाकिस्तान की ज़राअत की, उनके साथ और पंजाब के अंदर है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाकी सिंध के किसान को मसला नहीं है उस तरह से। वहाँ पे पता नहीं गवर्नमेंट ने खरीद ली है उनसे गंदम। खालिद भाट साहब ये फरमाइएगा कि एहतजाज का पहले भी आपने ऐलान किया, अब क्योंकि लॉलीपॉप्स तो मिलते रहते हैं लेकिन उसके बाद होता कुछ नहीं है। लास्ट टाइम आपने 29 अप्रैल को एहतजाज करना था, वो ठीक है मुनासिब सा एहतजाज था, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई, वो देखा हमने, लाठीचार्ज भी हो गए। अब दोबारा आज ऐलान हुआ है कि जनाब एहतजाज होना है आगे, तो क्या लाए अमल आगे आप उसमें बना रहे हैं, कर रहे हैं? मैंने सुना है कि आपके अंदर भी कोई 2 फैक्शंस हैं किसान लीडरशिप में। नहीं जी, कोई हमारे में नहीं है। सबसे पहले तो शुक्रिया। मसला ये है कि देखें ना, अभी हमें पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि जी आप शोर करें ना कि जी जिन्होंने गंदम मंगवाई है। मैं पंजाब गवर्नमेंट से 12 अपील कर चुका हूं कि ये कमेटियां ना बननी है ना कुछ होना है। जनूबी पंजाब का डेरा गाजी खां, मुल्तान और भावलपुर डिवीजन से गंदम निकली हुई 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने से गंदम मार्केट में रुल रही है, बल्कि 50% मिडिल मैन और फ्लोर मिल ने 2800 में गंदम खरीद ली है। अगर इतना लेट करेंगे तो फिर वो मिडिल मैन और फ्लोर मिल ही पैसा कमाएगा, किसान के हाथ से फिर वो बात चली जाएगी। अगर इसी तरह किसान के साथ किया, देखिए किसान इस मुल्क की सलामती का दामन है। अगर उसने इस दफा गंदम वाफर मकदार में पैदा कर ली, आपको हर दफा बाहर से गंदम मंगवानी पड़ती है। और अभी अगर हमारे पास हमारे गंदम का रेट सही नहीं मिला तो हम कॉटन काश्त नहीं कर सकेंगे। आगे गंदम की काश्त की जगह हम कोई और फसल काश्त कर लेंगे। क्या आप अगले साल गंदम बाहर से मंगवा सकेंगे? और उस वक्त क्या आपको लगता है कि आलमी मार्केट में गंदम का रेट 5-7 4 हज़ार होगा? उस वक्त हो सकता है 7 हज़ार रुपए हो।
कि आपके पास इतने जरा मुबादला या डॉलर कहते हैं ना इस दफा आलमी मार्केट में रेट कम था। मैं अच्छा, लेकिन एक सवाल का मुझे आपके नाम से, चूंकि मैंने बयान देखा था, मैं आपसे इस वजह से कह रहा था कि दो ग्रुप्स किसानों के अंदर भी वो ये मामला था कि कर दीजिएगा, उसकी तायद कीजिएगा, तरदीद कीजिएगा। मैं गलत तो नहीं, कि मैंने जो पढ़ा था वो ये था कि आपने फरमाया कि हम एहतजाज करने लगते हैं तो हमारे अंदर एक ग्रुप है जो उससे पहले ही जो है ना वो ऐलान कर देता है और फिर पुलिस क्रैकडाउन शुरू कर देती है, निकल आते हैं। तो इस दफा हमने जरा खामोशी से करना है, मैं इस तरफ इशारा कर रहा था, आपने नहीं फरमाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा ही है कि हमारे यहाँ कुछ देखो जी, हम शुरू से लेके आज तक जब आप कोई इत्तेजाज या कोई आप तंजीम या जमात लेके जाते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको गवर्नमेंट के साथ मिल जाते हैं। इस तरह हमारे में भी लोग कुछ हैं, जैसे अभी उस दिन हमने 29 को करना था, 28 को कसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी होगी और स्पीकर चलने शुरू हो गए कि जी किसानों ने एहतजाज कैंसिल कर दिया। ठीक है, जबकि हम अपनी तैयारी से आ रहे थे, 28 की रात सारी रात गिरफ्तारियां गवर्नमेंट पंजाब ने की। सुबह 29 को दाता दरबार से हम पैदल चल के आ रहे थे, जब जीपीओ चौक पे पहुंचे, आप यकीन करें इस तरह का लाठीचार्ज था, मैं हैरान हो गया कि यार इतना जुल्म पंजाब गवर्नमेंट, अल्लाह ना करे आगे से हम रिएक्ट कर देते, किसान अगर उसका जवाब दे देते तो ये सानिया मॉडल टाउन से बड़े सानिया हो जाना था। लेकिन हमने हिकमत अमली से बैक चले गए, हमने कहा हमारी हार ठीक है, लेकिन हम कोई अपना किसान या अपना पंजाब पुलिस का कोई बंदा ना हम शहीद करवा सकते हैं, ना किसी का शहीद कर सकते हैं। नहीं, अल्लाह रहम करे। लेकिन वो वाला जो मसला है सर, वो जो आप कह रहे हैं कि आपके अपने अंदर को डबल एजेंट हैं, वो मसला कोई हल हो गया वैसे? अभी आपने देखा नहीं कि उज़मा बुखारी साहबा कहती है कि जी एक मेरे बारे में कहती है कि एक पार्टी है जो वो रोडों पे फिर रही है, बाकी किसान तो हमारे साथ हैं। देखें जी, हम तो ना मरियम साहबा के खिलाफ है, ना किसी गवर्नमेंट के खिलाफ है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारी कोई सियासत है। हमें सिर्फ बराए मेहरबानी जो गंदम हमने निकाली है, ये भी आप एक बदकिस्मती आप देखें कि पिछले साल 4000 रेट था गंदम का, और अभी जो है ना हमने वही खाद 6000 में ली, डीएपी 16000 में ली, यूनिट जो था 70 रुपए का खरीदा, और हमारी कास्ट और जो हमने ठेका जमीन का दिया वो 2 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख मुख्तलिफ एरियो में, तो हमारी कास्ट 4700 में पड़ रही है। उसके बावजूद भी इन्होंने 3900 का रेट रखा, और अभी तक पंजाब गवर्नमेंट नहीं वो ट्रेजिक है सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुजाहिद बरेलवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आवाज आ रही है सर आपको? जी जी। अच्छा बरेलवी साहब, एक तरफ ह्यूमन ट्रेजेडी तो ये है किसानों के साथ इस वक्त जो बीत रही है, एक दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल कॉमेडी भी चल रही है। और अनवारुल हक काकड़ साहब, जिनके ऊपर बाकायदा वो इस वक्त सर्च लाइट्स के साथ उनको स्पॉटलाइट में लिया हुआ है कि जनाब इनकी गवर्नमेंट में, ये रिपोर्ट भी आ गई, एक सरकारी दस्तावेजात को सामने आई कि जनाब उस वक्त जब निगरान वजीर आजम थे, उस वक्त नेशनल फूड सिक्योरिटी के वजीर का पोर्टफोलियो भी उनके पास था, उन्होंने इजाज़त दी, सब कुछ हुआ। एक बात बताइए, एक तो इन्होंने वोट भी दिया उनको सेनेटर बनवाने के लिए, और दूसरा वो एक चुनिंदा आदमी है, उनके खिलाफ रिपोर्ट में कुछ आ भी गया तो ये कुछ कर सकेंगे? देखो, एक तो अच्छी बनी बात है, कोई देखें कोई गालिबन कोई $1 अरब, जब आप लाखों और करोड़ों डॉलर के लिए कशकोल फैलाए घूम रहे हैं, $1 अरब की, वो भी पिछले साल जब शदीद किल्लत थी, ये यूक्रेन से इंपोर्ट होती है गंदम, कि $1 अरब का किसने क्लियरेंस दिया? इसमें यकीनन स्टेट बैंक भी, उसके अफसरान भी इसमें शामिल होंगे, इसमें महकमा खुराक नेशनल फूड भी शामिल होगा, इसमें केडी खारजा भी होगा। और ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़े बड़े जो गवर्नर इमरान इस्माइल बेचारे, ये बाकी सब लोग जो पकड़े वकड़े जाते थे ना, हमसे मिलता था, मैंने होता क्या था, ये आप लोग कैसे सब तोते की तरह बयान कर देते थे। ऐसा करें, वो जो 3, 4, 5 किरदार है ना इस इम्पोर्ट के, जो गंदम के $1 अरब के, इन्हें एक कमरे में बिठा दें, पंखा बंद कर दें, 6 घंटे पानी न दें, तोते की तरह वो सब बता देंगे कि भाई हुआ क्या। सर कमीशन की जरूरत है ना रिपोर्ट की जरूरत है। पता है ना आपको पंजाब पुलिस इस में कितनी माहिर है, और खासतौर पर डॉक्टर उस्मान के जमाने में कितनी एक्टिव है। ठीक है ना किस तरीके से उन्होंने जो जिनके आप नाम ले रहे हैं, इनकी मजाल पंजाब पुलिस की उनके साथ कुछ ऐसा करने का सोचें भी, इससे आधे के आधे का भी नहीं कर सकते। उस वक्त के ये 3-4 जो स्टेक होल्डर हैं, उनको बुला के कमरे में सिर्फ 12 घंटे बिठा दे, और फिर टेप रिकॉर्ड खोल दे, खुद ब खुद आ जाएगा। एक कमीशन बिठाया, जो जिस बात के लिए वक्त गुजारना हो, जिम्मेदारियां आपने तो गुजारना हो, उसके लिए कमीशन बना दो। भाई हमें तो ये बता देना, ये जो मैं तो सब्जेक्ट पे कबूल नहीं हूँ, कि जब ऑलरेडी आपके पास बम्पर हो रही थी कपास की, तो यूक्रेन से $1 अरब की क्यों मंगाई? इसमें सब मिस्ट्री है। आपने कुछ अर्से पहले सुन नहीं होगा कि हम लोगों ने यूक्रेन को असला भी पहुंचाया था सोवियत यूनियन के खिलाफ, उसी दौर में ये खबर आई थी शायद। तो आप इसको मामूली में ना लेके ये
गंदम स्टैंडर्ड के पंचर में कुछ और भी अवामिल कारफरमा थे। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, देखने वाले भी बात आपकी समझ गए हैं, और मतलब उसका लोबेलोबाब यही है बरेलवी साहब, होना हुआ कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है ना। काकर साहब ने तो कह दिया फॉर्म 45 की पोल ना खुलवाओ, 47 मेरे मुझे वो कल हनीफ अब्बासी साहब ने ना, वैसे वो कल मैंने भी बयान किया था प्रोग्राम के अंदर, और मैं कोट हनीफ अब्बासी साहब को ही कर रहा था। उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे इस्लामाबाद के एक निजी होटल में, आमना सामना आते जाते हुआ। और अगर वैसे क्लिप है तो वो जरा एक दफा दिखा दे तसल्ली के लिए सबकी। प्रोड्यूसर साहब है पड़ा हुआ अभी? मैं अच्छा खैर आप वो दिखा देते हैं हो रहा है। हाँ, इस स्टैंडर्ड इसके लिए ना कमीशन की जरूरत है कैंडी। एक आम एक एफआईए का एक अफसर जो है घंटों में ये केस हल कर देगा। वो जो 3-4 लोग हैं इन्वॉल्व उस वक्त के, जो आप कह रहे हैं ना, जो इस इंपोर्ट करने के, और उसमें यकीनन $1 अरब स्टेट बैंक की मर्जी के बगैर जा ही नहीं सकता। वो कंसल्ट बैंक का अफसर आला उसके बगैर जा ही नहीं सकता। वो यानी कोई मामूली बात है, $1 बिलियन। इधर तो सर आप हम सब जानते ही हैं, देखने वाले भी जानते हैं, इधर तो एक दौर में बहुत बड़ा मसला ये था कि वो छोटी छोटी एलसीज नहीं थी खुलती यहाँ पे, और बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो बड़ी जरूरी चीजें इंपोर्ट करनी थी उसके लिए इजाजत नहीं थी मिलती। दुरुस्त कह रहे हैं, कराची कस्टम में, इधर कस्टम में बेशुमार लोग चीखते पड़ रहे हैं कि जी हमारी कुछ लाखों रुपए की। तो बात यह है कि ये जो है प्रॉब्लम खाली खुराक का मसला नहीं है। ये हो सकता है ये अपने और बड़े मसाइल से तवज्जो उठाना चाह रहा हूँ। वो अब आप गौर कीजिए, नवाज शरीफ साहब यानी जो अब तो यही नहीं पता कि हमें तो पता ही नहीं था कोई सदर नहीं है, वो कहते हैं जी उन्हें सदर बनाया जा रहा है। सदर प्राइम मिनिस्टर को तलब कर रहे हैं, अव्वल सदर हुए नहीं है। अव्वल तो भाई घर का मामला है, कोई थोड़ी है। आप ये अगर घरेलू मामले को तो थोड़ी, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि यानी वो बुला रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं कि भाई हुआ क्या, मुझे डिटेल बताओ। तो भाई अपनी बेटी से पूछ लो, खातून है, बोलते क्या उन्हें नहीं पता होगा। आजकल मरियम बीवी गालिबन फारिग है, बयान दे इतनी नहीं दे रही। उस्मा बुखारी ने जगह तो ली है शायद उनकी, लेकिन शायद आजकल फारिग है। कल बताएंगे मियाँ साहब, कल बताएंगे। कल उनके ऑर्डर्स आने हैं पंजाब गवर्नमेंट को कि आगे आपने क्या करना है। पहले तो कह दिया था ना इतनी खरीद लें उतनी, लेकिन उसमें आगे पेशरफ्त तो कोई नहीं हुई। एक काम जो कर सकती थी गवर्नमेंट, दैट वाज, और कुछ ना करती, रेगुलेटरी ड्यूटी लगा देती सलमान साहब उसके ऊपर कि आपने प्राइवेट सेक्टर ने अगर मंगवानी है तो उसको डिस्करेज करने का एक तरीका है। वो खैर वो सबको पता ही था। वो उसके बाद सस्ती गंदम जो कि इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती थी, यहाँ पे सपोर्ट प्राइस ज्यादा थी, यहाँ मंगवाई गई और उससे भी ज्यादा पे बेची गई। तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसका हिसाब लगाना कि कोई पैसे तो वाह सारे को पूरा माल किसी ना किसी ने बनाया। मैं सर जी ब्रेक ले लूँ? जी प्लीज, मैं ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। वेलकम बैक। खालिद बाट साहब ये फरमाइएगा, दो चीज़ें इसके अंदर ज़रा आप समझाने के लिए। एक तो ये कि ये जो शॉर्टेज है ये कैलकुलेट कैसे होती है? सुना है सिर्फ ये पटवारियों के थ्रू होती है, कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म नहीं है। वो जो एक एस्टिमेट दे देते हैं ये उसके थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं कि जनाब इतनी शॉर्टेज हो गई है, इतनी शॉर्टेज होगी। क्या यही मामला है? जी बिल्कुल, वो पटवारी हमारी जब गंदम काश्त हो रही होती है ना, तो उस पर हमें वो एक हमारी गिरदावरी करता है कि आपने गन्ना काश्त किया है, गंदम काश्त की है, तो वो एक उसके पास डेटा आ जाता है, इतने लाख एकड़ जो है ना गंदम काश्त है, इतने लाख एकड़ जो है ना वो हमारी और फसली काश्त है। तो उस हवाले से वो एक रिपोर्ट बना के देता है, तो पटवारी की रिपोर्ट होती है। सही, ये भी मतलब एग्रीकल्चरल डिपार्टमेट का भी मतलब उसको आगे कि यील्ड कितनी आनी है, पटवारी को कैसे पता हो सकता है? एस्टिमेट ही है ना, इसका मतलब है। ठीक हो गया। अच्छा लास्टली सर बाट साहब, सिर्फ मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि कितनी डिमांड होती है ये जो इस वक्त यानी पंजाब में साल भर में गंदम की कितनी डिमांड है जो पूरी होती है? 30 लाख, 20 लाख, 40 लाख, कितनी? हमारे से जो बरेलवी साहब गंदम खरीदते हैं ना, कम से कम कोई पास को 10 से 12 लाख और 30-35 लाख जो है ना फूड डिपार्टमेंट का, 40 से 50 लाख मैट्रिक टन पंजाब को रिक्वायरमेंट होती है जो गवर्नमेंट खरीदती है। उसके अलावा भी जो है ना 50 से 60 लाख मैट्रिक टन वो हमारे पास अपने किसानों के पास होती है, जो चक्कियों पे और मुख्तलिफ तरीके से घरों वो यूज हो जाती है। अच्छा सिर्फ आखिरी चीज बाट साहब ये फरमा दीजिएगा कि एहतजाज के हवाले से 60 लाख महंगाई क्यों गई फिर? जी पैसे बनाया बरेली साहब, 60 लाख इंपोर्ट क्यों हुई? सर यही तो देखे ना कि उसमें उनको पता था कि हमारी फरवरी के एंड में सिंध में गंदम आ जाती है। फरवरी के एंड में सिंध में गंदम आ गई थी। मार्च के पहले वीक में जनूबी पंजाब के मुल्तान, डेरा गाजी खां और भावलपुर डिवीजन में गंदम आ चुकी थी। उसके बावजूद भी गंदम आती रही।
इनको सब पता था। लेकिन जब आप खुद आपने फरमाया कि जब बड़ी दिहाड़ियां लग रही थी तो किसान को कौन पूछता है? किसान बेचारा बेबस आदमी है, वो जमीनों पे पड़ा है, उसकी ना कोई सुनाई होती है। ये तो बड़ी मुश्किल से हमने तंजीमों को इकट्ठा करके आगे निकले। आपको पता सर आगे करने क्या लगे हैं खालिद भाट साहब? आगे आप वो जो पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि आप तो थोड़े से लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं, ज्यादातर किसान तो सेटिस्फाइड हैं, उनको कोई मसला नहीं है। आप कह रहे हैं हमने एहतजाज करना है, ये इसको सिर्फ ये क्लियर कर दीजिएगा कि सारे निकल रहे हैं। हमने इस्लामाबाद में हम 7 दिन आपको पता है बैठे रहे थे, सेंटोरस चौक के वाले चौक पे 7 दिन, और हजारों किसान बैठे रहे थे, और मैं उसको लीड कर रहा था। और अभी भी इंशाल्लाह ये हमसे ये हुआ कि पंजाब असेंबली को जब 29 का ऐलान किया था, इन्होंने ये किया कि क्रैकडाउन किया इतना सख्त 28 की रात को कि तमाम जो किसान थे हमारी तंजीम के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और जो भी हमारी जीटी रोड और मोटरवे पे आपने भी देखा होगा, लाहौर ऐसा था जैसे कोई मार्शल लग गई है, चारों तरफ से बंद किया होता। उसके बावजूद भी हम दाता दरबार इकट्ठे हुए और वहां से पैदल हम जीपीओ चौक की तरफ गए। आप यकीन करो बहुत तशद्दुद। अभी इंशाल्लाह हमने जो तैयारी की है उस पर हमने प्लान चेंज किया है। हमने ये किया है कि अपने किसानों को गांव से निकलेंगे, वो जो करीब का जीटी रोड होगा, जो मेन शाहरा होंगी, हाईवे होंगे, रेलवे ट्रैक होंगे। भाट साहब उन्होंने भी प्लानिंग पूरी की हुई है। मैं आपको आप बिल्कुल एतबार कीजिए, मैं आपको क्रेडिबली बता रहा हूँ, उनकी तैयारी बिल्कुल पूरी है। हर डिवीजन के अंदर डीपीओज को भी कह दिया गया जिथे निकलन उथे जड़ा ना मामला, अल्लाह ना करे सूरत अलबान तक आए, उससे पहले अपनी आवाज मामला कोई सॉल्व हो जाए तो सबसे बेहतर तो वो है। गवर्नमेंट तो नहीं है ना, हम तो गवर्नमेंट नहीं है। अगर वो गिरफ्तार करेंगे, तशद्दुद करेंगे तो उनका हम अपने हक की और किसानों की आवाज बुलंद करते हैं। उसके लिए जो भी मैं वही कह रहा हूं कि खुदा ना करे कि नौबत यहां तक आए। थैंक यू वेरी मच खालिद भाट साहब, आपने वक्त दिया। मैं अब अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ना हूं। सलमान आबिद साहब ये फरमाइएगा कि ये तकरीबन अब मान लिया वज़ीर कानून ने कि वो जुडिशल रिफॉर्म्स और उसमें चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत या 3 साल कर दी जाए या उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाए। ये चीफ जस्टिस की, करंट चीफ जस्टिस के लिए तो इसको ये नहीं कहा जाएगा, इसलिए तो कहा जाएगा कि काजी फाइज़ साहब को एक्सटेंशन है, और गवर्नमेंट के जो इंटेंट है उसके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि नहीं ठीक नहीं। बदकिस्मती ये है कि क्या हमने इस मुल्क को एक्सटेंशन पे चलाना है? क्या हमने हर शोबे के अंदर ये एक्सटेंशन क्रिएट करनी है? अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक निज़ाम को चलाना है या आइन और कानून के मुताबिक चलाना है? जहां हमें लगता है कि सूट करता है वहां हम एक आइनी तरमीम का सहारा ले लेते हैं, कानून का सहारा ले लेते हैं, आइन का सहारा ले लेते हैं अपने पॉलिटिकल मोटिव को पूरा करने के लिए। अब सवाल ये है कि एक पहले से तयशुदा फार्मूला तो मौजूद था चीफ जजेस की तकरीरी का, उसको क्यों छेड़ने की जरूरत महसूस? वो कहते हैं ना कि वो तो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर उस वक्त चूंकि अदलिया तहरीक के बाद देवर फ्लाइंग हाई और उनको रोक नहीं सके। जरदारी साहब ने वैसे रेजिस्ट तब भी किया था। होप सो कि पीपल्स पार्टी का कल एक बयान मैंने देखा कि मैंने सुना है, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें जरदारी हो या शहबाज शरीफ साहब हो या हुकूमत में शामिल MKM हो, उनके पास है क्या रेजिस्ट करने के लिए? जिस तरह से हुकूमत बनाई गई है, जिस तरह से ये सियासी बंदोबस्त किया गया है, कहाँ रेजिस्ट होगी? इसलिए ये खेल, मैंने इसीलिए कहा इस खेल के पीछे भी अगर आप देखें तो मसला ये नहीं है कि आपने जजेस की तकरीरी का कोई निज़ाम तय करना है, इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल मोटिव है। किसको ऊपर लाना है, किसको बाहर निकालना है, किसको सेकंड लाइन में लाना है और किसको उसमें से गेम से बाहर निकालना है। जब आप इस किस्म के खेल शुरू हो जाएंगे और आप ये कहेंगे कि ये जजेस जो है हमारे खिलाफ हैं, हमें तंग कर सकते हैं, हमारे लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं, तो आइए एक आइनी तरमीम का सहारा लेते हैं। अच्छा, पहले कल परसों तक तो कहा जा रहा था कि हम किसी किस्म की कोई आइनी तरमीम नहीं कर रहे, फिर वजीर कानून ने कहा जी मैं इसको डिनाई नहीं करता, मुमकिन है। अब 2 तजावीज़ सामने आ गई हैं, 2 ऑप्शन सामने आ गए, तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद में खिचड़ी तो पक रही है ना। तो जजेस के अंदर भी जो कन्फ्यूजन है वो पहले से मौजूद है। आप पेशावर हाई कोर्ट को देखें, मजीद तकसीम होगी। देखे ना, जो पोलराइजेशन आपने पैदा की है वो सियासत तक महदूद नहीं रही बाजवा साहब, वो साथ साथ दीगर इदारों के अंदर भी मुंतकिल हो। देखे ना, वो कहा जाता था कि बंदयाल कैंप जी, और वो जजेस जिनके नाम लिए जाते थे, अब भी ऐसा हो रहा है। उनमें से एक तो, अच्छा हाँ ये बात दुरुस्त है, अभी ऐसा एतराज है कि अभी भी उस अपनी एक ही तरह के वो बेंच, ये मैं कह रहा हूं कि ये जो आपने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की है, आज़ाद अदलिया की बात की है, और एक आज़ाद अदलिया जो आइन और कानून के ताबे हो, यहाँ ये डिबेट थोड़ी हो रही है। यहाँ तो ये देख रहे हैं कि हमें सूट क्या करता है, और जब आपको जो सूट करता है उसके मुताबिक आप आईनी तरमीम का सहारा लेकर आगे आना चाहते हैं, जिससे मसाइल पैदा हो गए। मुजाहिद बरेलवी साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब इस्तीफा दे गए, जो क्या रीजंस थी वो आपके सामने वो देखा आपने। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब दे गए। ये कहा जाता था ये बंदयाल कैंप के लोग हैं,
और उसके बाद एक जज साहब बचे जिनका नाम है जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस मुनीब जो हैं, अगर ये हो जाती है आईनी तरमीम, और ये भी खैर बड़ा डिपेंड करेगा इस चीज़ के ऊपर कि मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है उसमें फैसला क्या आता है, उस पर सेपरेटली बात करूंगा। लेकिन अगर ये हो जाता है कि 3 साल टेन्योर मुकर्रर कर दिया जाता है, तो काजी फाइज साहब 3 साल, उसके बाद मंसूर अली शाह साहब 3 साल, तब तक जस्टिस मुनीब रिटायर हो चुके होंगे। उनका जो इस वक्त तो कंफर्म है, पता है कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। तो ये इंटेंट पे सवाल भी उठते हैं। इस आर्ग्यूमेंट के अंदर जो लोग इस वजह से उठा रहे हैं कि देखें जस्टिस मुनीब को चूंकि उस कैंप का तस्वुर किया जाता था एक बंदोबस्त उनको भी हटाने के लिए और दूसरा यहां पे चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के लिए, डू यू एग्री विद दैट? देखिए 2 मिनट मुझे इजाजत दें। आपको इल्म है कि आज से मसला नहीं है, यानी ये जो जुडिशरी में इसीलिए वो तय हुआ था, अगर मशहूर ज़माना जजेस केस के सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्कियां हुई। याद है जस्टिस सज्जाद अली शाह को उसी जमाने में जब ये फैसला हुआ था, मोहतरमा शहीद मोहतरमा ने जो है उन्हें चीफ जस्टिस बनाया था, उनका 9वां 10वां नंबर था। उनके जमाने में फैसला हुआ, अगर खुद सज्जाद अली शाह साहब अपनी सेक्रीफाइस दे देते और जो सीनियर मोस्ट जज में यहाँ दे देते तो रिवायत पड़ जाती। अव्वल तो आपके यहाँ है ही नहीं। यही होता था ना कि जो हाई कोर्टों के सीनियर मोस्ट जज थे वो सुप्रीम कोर्ट भेजे जाते थे। अभी 2 हफ्ते पहले आपने पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, एक तो आपके यहाँ एथनिक बुनियाद पर अब अदालतें भी तकसीम हो गई हैं, ऊपर भी हो गई थी। सिंधी जजों ने भुट्टो को फांसी से इनकार किया था और बाकी उन्होंने ये करा था। उन्होंने ये कहा जनाब मुझे इन्होंने यानी मेरा इंतजार करते रहे और उन्हें एलिवेट नहीं किया। 3 सीटें खाली थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्योंकि धड़ाधड़ जमानत दे रहे थे, हमारे मोहतरम काजी साहब ने उनको सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं आए और वो बेचारे रिटायर्ड हो गए, घर चले गए। तो तरीका यही होता है कि अगर जो ये देखते हैं, जो रिपोर्टें इन्हें मिलती हैं कि हाई कोर्टों के जज जो ज्यादा वोकल फैसले देते हैं, चाहे लाहौर हाई कोर्ट का हो, उनको एक वक्त में आके, क्योंकि और लोग भी लाइन में लगे होते हैं, तो इसमें कोई बहुत मैं तो कानून का आदमी नहीं हूँ। सादा सी बात यह है कि कादी साहब ने मुझे यही आप बता देना कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बयान देना पड़ा कि 3 सीटें खाली थी सुप्रीम कोर्ट में, जबकि उसके बावजूद मुझे नहीं लिया गया। खुद आप कहते हैं कि 20 लाख केसेस जो हैं पेंडिंग में पड़े हुए हैं आपके यहाँ छोटी बड़ी केसों में, इसी तरह। और खुद आपको यह भी शायद इल्म नहीं, यह इल्म होगा, हमारे मोहतरम जस्टिस कादी इज़र साहब लॉयर होते थे, बल्कि मेरे प्रोग्राम में एक बार हम साथ बैठे भी थे 2004-5 में, जब ये चौधरी कोर्टों ने सबों को फारिग किया तो मौजूद सिर्फ वकील थे। इन्हें वहां ये हुआ कि सभी पीसीओ के चले गए तो डायरेक्ट चीफ जस्टिस हो गए थे बलूचिस्तान के। जी बिल्कुल हुआ, ये शायद आपके इल्म में होना चाहिए। जी बिल्कुल, कि डायरेक्ट चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हुए और फिर क्योंकि सीएन मोर्च से तो सुप्रीम कोर्ट में आ गए और इस तरीके से ये बन गए। और अब आपने देखा कि ये भी जो एहतमाम किया जा रहा है, तो अब पहले कोर्टें कहलाती थी, अब वही आप कह रहे हैं ना, बंदियाल कोर्ट, काजी कोर्ट, भाई उस जज के पास जाओ वो फैसला ये देगा, इस जज के पास मत जाओ। अब तो ये होने लगा है तो अभी भी ये जो अमेंडमेंट्स होनी है जिसका हाई कोर्ट के जज के खिलाफ दरख्वास्त दे। जी सर, जिसमें हुकूमत सर पर तोल रही है कि ये अमेंडमेंट हो जाए, आईनी तरमीम करनी है, वो आईनी तरमीम भी हिंज कर रही है इस वक्त। जो 8 तारीख को मखसूस नशिस्तों का जो फैसला होना है वो इसी वजह से हुआ कि काजी साहब ने वो फैसला दिया था कि इंतखाबी निशान वापस लिया जाए, और अब वो खुद उस बेंच में नहीं। कारण था मेरे अकबर भाई, जो पार्लियामेंट ने जाते जाते जो तरामीम की थी, याद है एक दिन में रातों रात 57 ऑर्डिनेंस पास हुए थे। बेचारे जरा रब्बानी सिर्फ आंसू बहाते रहते थे, उनका हर वक्त जमीन आंसू में बह जाता था, खुद ही बह गए, आज पता ही नहीं वो कहाँ हैं। एक रात में। अच्छा, मैं सर बरेलवी साहब एक ब्रेक ले लूं, मुझे बार बार कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आती से इसको आगे बढ़ाते हैं। खास तौर पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के 8 तारीख को समाअत है और उसमें 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच है। उसमें अगर जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है या इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो अपहोल्ड नहीं होता तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी। तो फिर क्या बनेगा, वो फैसला क्या आ सकता है, और काजी साहब उस बेंच में क्यों नहीं है? क्योंकि जब निशान वापस लेने, तहरीक इंसाफ से निशान लेने वाली केस की समाअत थी तो उस वक्त ये सवाल उठा था और उस वक्त कहा गया था कि जब ये मामला उठेगा तो देख लेंगे इसको। ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। मखसूस नशस्तों पर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि उनकी बनती थी, इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया और फिर सलमान साहब अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 तारीख को सुना जाएगा। अगर वहाँ पे ये रिवर्स हो जाता है मामला तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब सेनेट के इलेक्शंस
उसके अंदर सब मामला आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें रिवर्स करनी पड़ेंगी। और फिर ये भी कि जुडिशल रिफॉर्म्स कहा जाता है जी, अदलिया खुद भी जाती है, फिर अगर पीटीआई को दे दी ये सीटें तो दोबारा हो नहीं सकेगा। फैसला तो मेरिट पे होना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है क्या होगा? पाकिस्तान में मेरिट पे कुछ चीज़ होती है? पहला सवाल तो ये है, हम तो मेरिट्स के साथ को बुनियाद बनाकर अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को सामने रखते हैं। अब ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि फ़ैसला बहुत अहम है और इस फैसले ने डिटरमिन करना है बहुत सी चीज़ों को और उस मुस्तकबिल के मंजरनामे को। तो अब देखना ये है कि अदालतें क्या इसमें अपना फ़ैसला करती हैं और क्या फ़ैसला करने का इख्तियार मिलता भी है या नहीं मिलता, क्योंकि बेशुमार जजेस तो ये कह रहे हैं हम पे दबाव बहुत है। ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं सर, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वो जो 6 जजों के खत वाले मामले में जितना इस बेंच में वो दोनों जज साहिबान मौजूद हैं, मंसूर अली शाह साहब और उन्होंने अतर मिनुल्लाह साहब, जिन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए हैं, अतर मिनुल्लाह ने और इन्होंने। उनको तो नहीं किया जा सकता। देखिए बात ये नहीं है कि आप एक परसेप्शन को देखें ना। परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो, पाकिस्तान में जुडिशरी हो, पाकिस्तान में मीडिया हो, बहुत सी जगह पर बहुत सी पाबंदियां हैं और बहुत से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया के अंदर भी बेशुमार दबाव है। तो इस दबाव के अंदर फिर एक खुद मुख्तारी आज़ादाना बुनियादों पर फैसले करना, ये सब चीज़ें ज़रा क्वेश्चन मार्क तो होती हैं। मैं बरेलवी साहब से भी जानना चाह रहा हूँ, ये आपकी बात, सलमान साहब की बात आपने सुनी है बरेलवी साहब, ठीक है मसलहतें भी हों या प्रेशर भी हो, जो भी मामला है, लेकिन वैसे ये अगर मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई, सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स करता है तो बहुत कुछ रिवर्स करना पड़ जाएगा, वो सारे प्लान ही तकरीबन खराब हो जाएंगे। क्या आपको नजर आ रहा है आगे उसमें? कि आप इसको तसलसल में देखिए ना, अभी कुछ ही अर्से पहले की बात तो है ना कि जब जो केस होता था, काजी साहब और उनके कुछ जज कहते थे जी लार्जर फुल कोर्ट बैठा लें, फुल कोर्ट फैसला करेगी। फिर पार्लियामान ने कहा जनाब, उन्होंने 3 रुकनी बेंच बैठे, 7 रुकनी बेंच बैठे और शायद 9 माह तक काजी साहब किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने कि जब तक लार्जर बेंच नहीं बनी। और अब जब वो खुद जब ये केस 6 जजों को आया तो उन्होंने लार्जर में जाने के बजाय वही फिर कितने लोगों का, कोई 9 या 11 जिन लोगों का बेंच बिठा दी। अलमिया ये है कि मैं तो खैर इन 6 जजों को हाईकोर्ट के सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि जब कैमरे घरों तक पहुंच जाएं, उनके फैमिली के लोगों को उठा के लिए लाया, और भी क्या क्या हुआ होगा उनके साथ, जिसके बाद उन्होंने ये खत लिखना पड़ा। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी साहब को ये नहीं था कि उनके ब्रदर जजों का क्या है? ये ऐसे ही है कि आपके स्टूडियो में अगर आपके प्यून के साथ, असिस्टेंट के साथ, क्लर्क के साथ कुछ हो रहा हो तो पूरे दफ्तर को पता होता है। काजी साहब को कैसे नहीं पता था कि 6 जजों के साथ क्या क्या हो रहा है, कौन उठाया जा रहा है, क्या नहीं पता था? वो तो मजबूर हो के वो कहते हैं मुझे नहीं पता था, मेरे होते हुआ भी नहीं, तो हम तो मानने के पाबंद है ना वो जो भी कह रहे हैं। एनीवेज, एक इस्लामाबाद के अंदर ये भी खबर गर्दिश में है कि अब समाअत होगी तो मंसूर अली शाह साहब के ऊपर एतराज़ उठा दिया जाएगा। उनकी जो अपोजिट पार्टीज हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तहरीक इंसाफ की, उनमें से कोई उठा सकता है कि जनाब ये बेंच पे नहीं होने चाहिए बिकॉज ऑफ हिज रिमार्क्स। एनीवेज, जाते जाते एक लतीफ़ा आपको सुनाता जाऊँ। अभी कुछ रोज़ पहले, 1 हफ्ता हो गया तकरीबन, शहबाज शरीफ साहब ने सऊदीया जाने से पहले एफबीआर के इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 25 अफसरान को फारिग किया। और उसकी बुनियाद ये थी कि 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट, जिसमें बहुत से अफसरान के नाम आए कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हैं, उन अफसरान में से ये 25 फारिग हुए और ये 21वें 22वें ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, सीनियर मोस्ट। उनमें से एक हैं आफाक अहमद कुरैशी साहब, इनका इनलैंड रेवेन्यू से ताल्लुक, वहाँ पे 21वें ग्रेड के अफसर, इनको भी वहाँ पे फारिग किया गया, खुडे लाइन लगा दिया गया, एडमिन पूल में फेंक दिया गया, भेज दिया गया। ये मेंबर थे आयर पॉलिसी एफबीआर में। अब आपको दिखाते हैं उससे पहले 23 मार्च को क्या हुआ था, ज़रा देखिए। 2021 से IMF के मुज़ाकरात के लिए एफबीआर के फोकल पर्सन के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फंड सहूलियत के तहत IMF के 6 से 9 जायज़ों को मुकम्मल करने में अहम किरदार अदा किया। खिदमात आमा के शोबे में उनकी परफॉर्मेंस के एतराज़ में सदर पाकिस्तान ने जनाब आफाक अहमद कुरैशी को तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा। 23 मार्च को तमग़ा इम्तियाज़ दिया सदर मुमलिकत की तरफ से। कामरान टसूरी साहब, आपने वीडियो भी देखी कि इनकी अवामी खदमात के एतराफ़ में इनको तमग़ा इम्तियाज़ दिया। उसके बाद 23 मार्च से लेकर पिछले हफ्ते पता चला ओहो ये तो बहुत करप्ट है और इनको तो सीट पे नहीं रखना चाहिए। और 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने वो जो एक फ़हरिस्त मुरतब की है मुख्तलिफ़ अखबारों के अंदर, उसका हवाला छपा और उसके बाद आफाक अहमद कुरैशी साहब को एडमिन पूल भेज दिया गया। तो ये पाकिस्तान के अंदर मामलात हैं। तमग़ा इम्तियाज़ की भी कुछ इम्तियाज़ी सी कहानी यहाँ पे भी हमें नज़र आ गई। एनीवेज़, सलमान आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच। और मुजाहिद बरेलवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह अगली मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।